रहमी से पीटना शुरू कर दिया। सीमा रोते हुए इंस्पेक्टर से रहम की भीख मांगने लगी और मजबूरी में शादी के लिए हाँ कह दी। लेकिन इंस्पेक्टर इस बार गलत इंसान से टकरा चुका था, क्योंकि पंडित जी का एक शिष्य था वीर, जिसकी ताकत पूरे इलाके में मशहूर थी। जैसे ही उसे अपने गुरु पर हमले की खबर मिली, वो अपनी जीप लेकर शादी के मंडप में पहुंच गया। गुरु की हालत देखकर वीर का गुस्सा फूट पड़ा। पूरा माहौल खामोश हो गया। लोग डर के मारे सिर झुकाकर खड़े हो गए। लेकिन इंस्पेक्टर रघुवीर घमंड से आगे आया और पंडित जी को अपमानित करने लगा। उसने वीर को भी कमजोर समझकर एक जोरदार मुक्का मार दिया। वीर जमीन पर गिर गया। इंस्पेक्टर उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन अगले ही पल वीर धीरे से उठा और एक थप्पड़ में इंस्पेक्टर को कई फीट दूर फेंक दिया। फिर लगातार वार करते हुए उसे बुरी तरह हरा दिया। इधर मौका देखकर पंडित जी सीमा और उसके परिवार के पास पहुंचे और तुरंत गांव छोड़ने को कहा, क्योंकि इंस्पेक्टर बदला जरूर लेगा। तीनों ने पंडित जी को धन्यवाद कहा और गांव के रास्ते भाग निकले। लेकिन इंस्पेक्टर के आदमी उनके पीछे पड़ चुके थे। माँ समझ गई कि तीनों साथ भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए उसने सीमा को अकेले भागने को कहा, किसी अनजान शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू करने के लिए। सीमा माँ को छोड़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन वो जानती थी रुकना मतलब मौत को बुलाना है। आंसुओं के साथ वो वहाँ से चली गई। उधर वीर लड़ाई के बाद अपनी गाड़ी के पास घाव साफ कर रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि भागती हुई सीमा चुपके से उसकी गाड़ी में छिप गई है। और इसी तरह सीमा उस गांव से हमेशा के लिए निकल गई। शादी की पहली रात पतिवीर अपनी पत्नी सीमा से बात तक नहीं करता, बल्कि वह अकेले कमरे में बैठकर अपनी पुरानी प्रेमिका की तस्वीर के सामने खुद को ही मारने लगता है। ये देखकर सीमा डर जाती है। वह चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है। तभी अचानक उसे घर के अंदर कुछ चोर घुसते दिखाई देते हैं। वह तुरंत वीर को बताने जाती है, लेकिन तभी देखती है कि वीर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा है। अब सीमा के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने तुरंत अपना एक सोने का कंगन चोरों की तरफ फेंक दिया, ताकि उनका ध्यान भटक जाए। फिर वह चादर में लपेटकर वीर को चुपके से बाहर ले जाने लगती है। लेकिन चादर के नीचे से निकले वीर के पैर उनकी छिपने की जगह बता देते हैं। एक चोर बड़ी तलवार उठाकर सीमा पर वार करने ही वाला था। तभी सीमा ने झट से पास रखी घंटी बजा दी। घंटी की तेज आवाज से जमीन पर पड़ा वीर होश में आ गया। उसने तुरंत चोर का हाथ पकड़ लिया और जोर लगाकर उसकी उंगलियां तोड़ दी। शोर सुनकर हवेली के बाकी लोग भी जाग गए। चोर घबराकर वहां से भाग निकले, लेकिन वीर फिर से बेहोश हो गया। सुबह जब सबको घटना का पता चला तो वीर की बड़ी बहन दामिनी सीमा का चेहरा देखकर डर गई। उसे लगा सीमा उन्हीं चोरों की साथी है। सब लोग उसे घेर कर सच्चाई पूछने लगे। तभी वीर होश में आ गया, लेकिन उसे पिछली रात की कोई बात याद नहीं थी। ये सुनकर सीमा परेशान हो गई, क्योंकि इस अनजान शहर में उसका कोई सहारा नहीं था। इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि पिछली रात उसकी और वीर की शादी हो चुकी है। वीर की दोनों बहनों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे सीमा के काले और साधारण रूप का मजाक उड़ाने लगी। वीर को भी इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। अब दोनों बहनों ने मौका देखकर सीमा को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी सीमा के पास जाने की कोई जगह नहीं थी। वह सड़क किनारे बच्चों के साथ खेलने लगी। उसी समय वीर ने उसे दूर से देखा। सीमा की मासूमियत देखकर वीर को लगा शायद यह लड़की इतनी बुरी भी नहीं है। तभी एक लग्जरी कार हवेली के सामने आकर रुकी। वीर तुरंत दौड़कर कार के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अंदर बैठी महिला के पैर छूने लगा। ये महिला थी इस पूरे घर की सबसे ताकतवर शख्सियत, वीर की माँ फूल देवी। जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे पर हमला हुआ था तो वह तुरंत घर लौट आई। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को डांटा कि उन्होंने अपने भाई की रक्षा क्यों नहीं की। दोनों बहनें चुपचाप उनकी डांट सुनती रहीं। तभी घर के वफादार नौकर ने सीमा को अंदर बुला लिया और सबको बताया कि पिछली रात सीमा ने ही वीर की जान बचाई थी। ये सुनकर फूल देवी ने अपने हाथ का सोने का कंगन उतारा और वीर से कहा इसे इनाम के तौर पर सीमा को दे दो। लेकिन सीमा ने कंगन लेने से मना कर दिया। उसने कहा मैंने किसी की जान पैसे के लिए नहीं बचाई और मुझे पता है कि इस घर में कोई मुझे पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह जाने लगी, लेकिन फूल देवी ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन बहू बनकर नहीं, एक नौकरानी बनकर। सीमा को तो बस रहने की जगह चाहिए थी, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी और इस तरह सीमा उसी हवेली में रहने लगी।